अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। मेरे भाई को 2 लड़कियों से मोहब्बत हो गई थी। दोनों लड़कियां निहायत खूबसूरत थी। सब तारीफ कर रहे थे, मगर मेरा मिजाज बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। लड़कियां भले खूबसूरत थी, मगर मुझे वो दोनों लड़कियां अच्छी नहीं लगी थी। वो हद से ज्यादा बाएतमाद थी और रिश्ता होने लगा तो उन लड़कियों ने शर्त रख दी कि मेरा भाई इनमें इंसाफ ना कर पाया या इन्हें खुश ना कर पाया तो वो फौरन तलाक ले लेंगी और हमारे भाई के पास इन्हें रोकने या तलाक ना देने का कोई हक नहीं होगा। ये बात मेरे साथ साथ मेरे वालिदैन को भी अजीब लगी थी कि शादी होने से पहले ही वो लड़कियां तलाक की शर्त रख रही थी। मगर मेरे भाई ने शादी का जिक्र हुआ तो जिद करके इन दोनों लड़कियों के साथ रिश्ता किया और शादी कर लाया था। इसे इनकी शर्त से भी फर्क नहीं पड़ा। कहने लगा, मैं दोनों में इंसाफ करूंगा, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। रुखसती हुई तो रस्मों के बाद मेरी माँ ने मुझे इन दोनों दुल्हनों को इनके कमरे में ले जाने का कहा। दोनों लड़कियों का सामान अलग अलग कमरे में सेट किया गया था। मैं इन दोनों दुल्हनों को इनके कमरों में ले जाना चाहती थी, मगर ऐन वक्त पर दोनों रुक गईं। कहने लगी, हम एक ही कमरे में जाएंगी, हमारा एक ही शौहर है, तो फिर हमें अलग अलग कमरों में जाने की क्या जरूरत है। मैं इनकी बात पर हैरान रह गई थी। वैसे तो मेरे लिए भी ये बिल्कुल ही अनोखी शादी थी, जिसमें एक ही रोज 2 दुल्हनें एक ही लड़के के लिए आई थी। मगर इस मामले पर मैंने सोचा ही नहीं था कि वो दोनों लड़कियों की शादी की पहली रात थी। एक दुल्हा दोनों के पास अलग अलग कैसे जा सकता था। मैं उलझ कर खड़ी रही। वो लड़कियां मुझसे कहने लगीं कि किसी एक के कमरे में हम दोनों को ले जाओ। मैंने सर हिला दिया। एक कमरे में उन दोनों को बिठाया और घबरा कर वालदा के पास गई। मैंने कहा, दोनों दुल्हनें एक ही कमरे में बैठ गई हैं। कहती हैं, हमारा एक ही शौहर है तो हमें अलग अलग कमरों में जाने की कोई जरूरत नहीं। मेरी माँ सबके दरमियान में मेरी बात पर हड़बड़ा गई। बोली, कह तो ठीक रही हैं, इनकी मर्जी, वो जैसे और जहां भी रुकना चाहें। हमारे रिश्तेदार हैरान हो रहे थे। वो दोनों लड़कियां ना सिर्फ एक ही लड़के के साथ शादी करने पर राजी हो गई थी, बल्कि पहली रात इत्तेफाक से दोनों एक ही कमरे में जा बैठी थी। ऐसा लगता था जलन या हसद जैसा जज्बा इनमें बिल्कुल पाया नहीं जाता था। मेरी माँ ने मुझे इशारा दिया। कहने लगी, खामोशी से एक तरफ बैठ जाओ। अब वो दुल्हने और दुल्हा जो चाहें करें, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं भी खामोशी से बैठ गई। मेरा भाई रात के वक्त कमरे में जाने लगा तो अचानक मुतजब्जब का शिकार होकर रुक गया। कहने लगा, मैं समझ नहीं पा रहा, पहले किसके पास जाऊं? दोनों मेरा इंतजार कर रही होंगी। फिक्र मत करो, दोनों लड़कियां एक ही कमरे में बैठी हुई हैं। तुम्हारी शक्ल उन्होंने मुश्किल आसान कर दी है। मेरी माँ ने इत्मीनान से बताया तो वो हैरान हो गया। कहने लगा, शादी के लिए वो दोनों ने इत्तेफाक कर लिया था, मगर मैंने सोचा था इस मामले में मुझे दोनों को अलग अलग वक्त देना पड़ेगा। मेरे भाई को भी यकीन नहीं आ रहा था। मेरी माँ ने कंधे उचकाए। कहने लगी, लड़कियों में बहुत इत्तेफाक है, तुम्हें मुश्किल नहीं होगी। तुम्हारी जिद पर मैं इस घर में 2 दुल्हनें तो ले आई थी, मगर मुझे बहुत परेशानी थी कि लड़कियों का आपस में इत्तेफाक ना हुआ तो तुम कैसे जिंदगी बसर करोगे। मगर अब मुझे इत्मीनान महसूस हो रहा है, तुम्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आई। मेरा भाई भी खुश हो गया और मुस्कुराते हुए इस कमरे में चला गया जहां इसकी दोनों हसीन दुल्हनें इसका इंतजार कर रही थी। हम सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। सर्दियों की रात थी। रात गहरी होते ही घर में सन्नाटा छा गया था। मैं अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी जब मुझे बाहर खटका सा महसूस हुआ। मेरा कमरा मेरे भाई के कमरे के करीब ही था। मैंने कमरे से निकलकर बाहर देखा तो कोई ना था। मैं सर झटक कर अंदर चली गई कि शायद मेरा वहम होगा। हालांकि मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे मेरे भाई के कमरे का दरवाजा खुला था, मगर बाहर कोई नजर नहीं आया था। मैं ज्यादा सुनगुन नहीं लेना चाहती थी। मैं कम उम्र लड़की थी, मुझे मुनासिब नहीं लगा कि भाई के कमरे के पास जाकर वजह जानने की कोशिश करती। मगर सर्दियों की खामोश रात में हल्की आवाजें भी महसूस होती थी। मुझे भी बिस्तर पर लेटते ही कुछ देर बाद नहायत हल्की हल्की अजीबो गरीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाजें मेरे भाई के कमरे से आ रही थी। मैं कुछ देर करवटें बदलती रही और इन आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती रही, मगर फिर मैं उठकर बैठ गई। मेरे अंदर तजस्सुस सर उठा रहा था। वो बहुत अजीब सी आवाजें थी, जैसे कोई खुटी खुटी आवाज में रो रहा हो। मैं अपने कमरे से निकली और भाई के कमरे के सामने जाकर रुक गई। रोने की आवाज वाजे हो गई थी। मैं परेशान होने लगी। फौरन अपनी माँ के पास गई और उन्हें जगाकर सब बताया। मेरी माँ ने मुझे सख्ती से देखा, फिर मुझे डांटने लगी। कहने लगी कि तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? इधर उधर सुनगुन लेने के बजाय अपने कमरे में जाकर सो जाओ। रात गहरी हो चुकी है, सुबह हमें जल्दी उठना होगा। बोली, फिक्र मत करो, कोई परेशानी की बात नहीं होगी, तुम्हें वहम हो रहा होगा। मैं आधी रात को जाकर दरवाजे पर दस्तक देती अच्छी नहीं लगूंगी। मैं बुरी तरह घबरा गई। अपनी माँ को यकीन दिलाने की कोशिश की। मैंने कहा, वो आवाजें बहुत वाजे हैं, मुझे वहम नहीं हो रहा, एक बार पूछने में क्या हर्ज है। इस कमरे में मेरा भाई भी था। मुझे अपने भाई की फिक्र होने लगी।
मेरी माँ ने कहा, तुम ज्यादा मत सोचो और जाकर अपने कमरे में नींद करो। दोबारा अपने भाई के कमरे की तरफ मत जाना। मेरी माँ ने जब सख्ती से डांट कर मुझे भेजा तो मैं भी खामोशी से सर झुकाकर चली गई। ना चाहते हुए भी मैं एक लम्हे के लिए अपने भाई के कमरे में आगे आकर रुकी थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा, यह निहायत नाज़ेबा हरकत है, अपने भाई के कमरे में तांग झांक नहीं करना। मैं घबराहट पर माँ से कहा था कि हम सुबह बात करेंगे, मगर फिर भी मुझसे वहां से हटा नहीं जा रहा था। मैं घुटी घुटी सी सिसकियों की आवाजें अब खत्म हो रही थी। मैं भी सर झटक कर अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह उठी तो मेरी माँ नाश्ते की तैयारियां करवा रही थी। सब खानदान वाले खुशखबरियों में मसरूफ थे। मैं भी कजनों के साथ बैठ गई। कुछ देर बाद दुल्हनों के घर से नाश्ता लेकर आ गए, मगर अभी तक न दुल्हा की खबर थी न दुल्हनों का ही पता था। मेरी माँ ने मुझे कमरे में भेजा, कहा दस्तर देखकर अपनी भाभियों को बता देना कि इनके घर वाले आ गए हैं। मैं जाने लगी तो मेरी माँ ने मेरा बाजू पकड़ लिया। मुझे कहा कि कमरे के अंदर दाखिल मत होना, बाहर से ही कहकर आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं तो वैसे भी रात से परेशान थी, अपने भाई को देखना चाहती थी। मैंने जाकर कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो कोई जवाब नहीं आया। मैंने दूसरी बार जरा ऊंची दस्तक देकर भाभियों को पैगाम दिया कि इनके घर वाले नाश्ता लेकर आ गए हैं। मेरी बात और दस्तक के जवाब में भी कोई आवाज नहीं आई थी। मैं परेशान होने लगी। अपनी माँ की हिदायत मुझे याद थी, मगर फिर भी मुझे वहां से रुकना नहीं था। मैं दरवाजे को धकेला तो वो खुलता चला गया और सामने का मंजर मेरे होश उड़ा गया था। मैं फटी फटी आंखों से सामने देखने लगी, फिर तेजी से भागकर अपनी माँ के पास पहुंची। मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी। मेरी माँ मुझे देखकर ठटक गई, कहने लगी, क्या हुआ, डरी हुई क्यों हो, या किसी ने कुछ कहा है? मेरी हालत पर वो फिक्रमंद हुई। मैंने कहा कि आपके साथ मेरे साथ भाई के कमरे में चले। मेरी माँ चौंक गई। तेजी से वो मेरे साथ कमरे की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में मुझे कहा कि तुमने क्या दरवाजा खोला था? मैंने कहा, जब मैंने 2-3 मरतबा पैगाम दिया फिर भी कोई जवाब नहीं आया तो मैंने दरवाजा खोल लिया था। मेरी माँ मुझे डांटने लगी, मगर जब कमरे में पहुंची तो मेरी माँ के भी आसान खता हो गए। सामने बेड पर मेरा भाई बेहोश पड़ा हुआ था, जबकि मेरी दोनों भाभियां कमरे से गायब थी। मेरी माँ बौखला गई। कमरे में हर तरफ देख लिया, बाथरूम में भी झांक लिया, मगर मेरी भाभियां कहीं नहीं थी। मेरी माँ के हाथ पैर फूलने लगे। बोली, लड़कियों के घर वाले नाश्ता लेके आए हैं, अब हम इन्हें क्या जवाब देंगे? लड़कियां कहाँ चली गई? वो तो हमें इल्जाम देंगे। मेरे भाई की भी परेशानी थी। भाई को जगाने की कोशिश की, मगर होश में नहीं आ रहा था वो। उसकी हालत निहायत अबतर हो रही थी। मेरी माँ ने रोते हुए मुझे वालिद को बुलाने का कहा तो वो डरते डरते मैं कमरे से निकली थी, मगर अगले ही लम्हे मुझे शदीद झटका लगा था। कमरे का दरवाजा दूसरे का खोलकर मेरी एक भाभी कमरे से निकल रही थी। मुझे देखकर चौंक गई। बोली, क्या तुम्हारा भाई जाग गया है? मैं हैरान और परेशान सी खड़ी अपनी भाभी का मुंह देख रही थी। जब कमरे में झांका तो दूसरी भाभी भी बैठी तैयारी कर रही थी। मैं उल्टे कदमों वापस कमरे में दाखिल हुई और अपने माँ को आवाज देकर बताया कि दोनों भाभियां तो दूसरे कमरे में तैयार हो रही हैं। मेरी माँ, जो मेरे भाई को जगाने की कोशिश कर रही थी, मेरी बात पर उनके हाथ एक पल के लिए साकत रह गए। उन्होंने मेरी दूसरी भाभी दोनों को बुलवाया। जब भाभियां कमरे में आईं तो मेरे भाई को देखकर बुरी तरह घबरा गई। मेरी वालदा ने संजीदगी से सवाल किया कि मेरे बेटे को क्या हुआ है और तुम दोनों दूसरे कमरे में क्यों थी? एक भाभी ने तमाद से जवाब दिया कि रात के वक्त आपके बेटे ने सोने से पहले हमें कहा था कि हम दोनों दूसरे कमरे में जाकर सोएंगे। वो थका हुआ है, अकेले में आराम करेगा, इसलिए हम यहाँ से चली गई थी। भाभी ये तमाद से बोल रही थी, मगर जाने कि वो मेरी माँ से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मेरी माँ खफा ज़दा सी हो गई। वो मजीद कोई बात नहीं कर पाई थी। नई नवेली बहुओं से कुरेद कुरेद कर सवाल करना इन्हें अच्छा नहीं लगा। मैंने अपने वालिद को बुला लिया। वो भी सारा माजरा जानकर परेशान हो गए थे। मेरे भाई को होश नहीं आ रहा था। उसकी हालत हमें ठटका रही थी। भाभियां दोनों बिल्कुल ठीक ठाक और तरोताज़ा खड़ी हुई थी। इनकी एक ही बात थी। कहने लगी, रात को तो सब ठीक ठाक था। रात के 2-3 बजे खुद आपके बेटे ने हमसे कहा कि दूसरे कमरे में जाकर हम आराम करें। आपका बेटा भी तब तक बिल्कुल ठीक था। मुझे याद आया, रात को देर से मुझे खटके की आवाज़ सुनाई दी थी। शायद इसी वक्त मेरी भाभियां कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में गई थी। मेरी वालदा मजीद कुछ नहीं बोल पाई थी। घर मेहमानों से भरा पड़ा था। मेरे वालिद ने दोनों लड़कियों को समझाया कि अपने घर से कोई भी माजरत कर लें, मगर मेरे भाई की हालत के बारे में ना बताएं। इन्होंने सर हिला दिया। वो जाकर अपने घर वालों के पास बैठ गईं, जबकि मेरे वालिद और वालदा मेरे भाई को लेकर अस्पताल चले गए। मैं साथ जाना चाहती थी, मगर मेरी माँ ने मुझे रोक लिया। कहने लगी, अगर हम सब एक साथ गायब हो गए तो सब लोगों को शक हो जाएगा। तुम जाकर भाभियों के मैके वालों को वक्त दो। मुझे मजबूरन सर झुकाना पड़ा। मेरी दोनों भाभियां चमकते दमकते चेहरे लिए मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपने घर वालों से बातें कर रही थी। नाश्ता खोला जा चुका था। सब खानदान वाले जमा हो गए थे। मेरे वालिदैन ने जाने से पहले सबसे माजरत कर ली थी कि मेरी नानी की तबीयत बिगड़ गई है। मेरा भाई सुबह सवेरे ही वहां जा चुका है और अब वो दोनों भी जा रहे हैं। मेरी नानी शादी पर नहीं आई थी क्योंकि वो बहुत बीमार और बुजुर्ग थे, लंबा सफर नहीं कर सकती थी, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ।
सब ने इन्हें इत्मीनान दिलाया कि वो आराम से चले जाएं। मैं घबराई हुई सबके दरमियान बैठी थी। मुझे खानदान वाले तसल्ली देने लगे। बोले, तुम्हारी नानी ठीक हो जाएंगी। इस उम्र में बुजुर्गों की हालत ऐसी हो जाती है। इन्हें लग रहा था कि मैं अपनी नानी के लिए फिक्रमंद हूँ, जबकि मैं तो बार बार अपनी भाभीियों के मुस्कुराते चेहरे देख रही थी। वो दोनों बिल्कुल ठीक थीं, तो फिर मेरा भाई क्यों बेहोश पड़ा हुआ था? उसकी हालत इतनी अबतर क्यों हो रही थी? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी भाभीियों को अपने शौहर की हालत की बिल्कुल परवाह ही नहीं थी। दिन ढले, मेरे वालिदैन मेरे भाई को लेकर आए तो मेरा भाई बेहतर था, मगर वो बिल्कुल गुमसुम सा था। मेरे वालिदैन भी चुप चुप लग रहे थे। मैं पूछती रही, भाई को क्या हुआ था, डॉक्टरों ने क्या कहा? मगर मेरी माँ ने बात को टाल दिया। कहने लगी, बस थकन और कमजोरी हो गई है, अब बिल्कुल ठीक है। मेरा भाई मुझसे नजरें चुरा रहा था। मेरी फिक्र पर मुझे कहने लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ज्यादा परेशान मत हो। मैं फिक्रमंदी से अपने भाई का जर्द चेहरा देख रही थी। वो कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा था, मगर वो मुझे इत्मीनान दिला रहा था। बार बार तसल्ली देते हुए बोला कि मुझसे दोबारा सवाल मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा सवाल मुझे शर्मिंदा कर रहा है। मैं अपने भाई की खातिर चुप हो गई। मेरी दोनों भाभियां कमरे में आकर भाई के लिए फिक्रमंदी जाहिर कर रही थी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे भाई इनसे शर्मिंदा हो रहा था। इनको जवाब देते हुए मेरे भाई की आंखों में देख नहीं पा रहा था। मुझे ये सब कुछ उलझा रहा था, मगर कोई मुझे कुछ बताने को तैयार नहीं था और मुझे टालते रहे। मैं भी खामोश हो गई। वलीमा खैर खैरियत से गुजरा। मेरे भाई की इस कैफियत को भी सबने यही समझा कि नानी की फिक्र में वो इतना जर्द और गुमसुम लग रहा है। अगले रोज भी मेरी भाभियां दोनों एक साथ मेरे भाई को कमरे में ले गई। अगली सुबह फिर वैसा ही हुआ था। दोनों भाभियां दूसरे कमरे से मिली, जबकि मेरा भाई अपने कमरे में बेदम सा पड़ा हुआ था। मुझे ये बात ठटका रही थी। मेरा भाई शर्मिंदा शर्मिंदा सा सर झुकाकर रहता था, कुछ बोलता नहीं था। हालांकि उसकी दोनों बीवियां मुतमईन और खुश नजर आती थी। इसी शाम में अपने वालिद के लिए चाय लेकर इनके कमरे में गई तो चंद बातें मेरे कानों में पड़ी और मैं ठटक गई। मेरे वालिद मेरे भाई पर गुस्सा हो रहे थे। कहने लगे, तुमने ये घटिया काम कब से करना शुरू कर दिया? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? रोजाना ही ऐसा तमाशा चलता रहेगा। मेरे भाई जवाब में कुछ नहीं बोला। वालिद ने कहा, मुझे सच बताने की बजाय मुझे तसल्ली देकर खामोश करवा देते हो, जबकि डॉक्टर ने हमें सब कुछ बता दिया है। तुम डॉक्टर की बात से अब मुकर नहीं सकते। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं हैरान हो गई। तबीयत तो मेरे भाई की ठीक नहीं रहती थी, वो रोजाना ही इतनी बुरी हालत में मिल रहा था। उल्टा मेरे वालिद भी उसी को डांट रहे थे। और हैरत की बात तो ये थी कि मेरा भाई भी सर झुकाकर सुन रहा था। मैं कमरे में दाखिल हुई तो मेरे वालिद खामोश हो गए। मेरा भाई भी मुझे देखकर हाल अहवाल लेने लगा। वो दोनों बात छुपा गए। मुझे अपने भाई का जर्द चेहरा और शर्मिंदा सा चेहरा बहुत परेशान करता था। मैं भाई से छोटी थी, कुछ पूछ नहीं सकती थी। हालांकि मैं जवान लड़की थी, कोई इतनी कम उम्र या नादान नहीं थी कि कुछ समझ ना सकती। मेरे मगर घर वाले मुझसे ये बात मुसलसल छुपा रहे थे। मैंने अपनी माँ से पूछने की बहुत कोशिश की कि डॉक्टर ने मेरे भाई के बारे में क्या कहा था। मेरी माँ का चेहरा मेरे सवाल के पर बिल्कुल सुर्ख हो गया था। मैं समझ नहीं पाई इनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था या शर्मिंदगी से। मगर उन्होंने मुझे बुरी तरह डांट दिया। कहने लगी, हर बात की खोज में लगी रहती हो, क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है? बोली, मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हारा भाई थकन की वजह से बीमार पड़ गया था, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। फिर क्यों तुम बार बार मुझसे सवाल कर रही हो? मैं हैरान हो गई। एक सादा सा सवाल पर मेरी माँ ने मुझे इतनी बुरा डांट दिया था। मैं रोते हुए कमरे में जाकर बंद हो गई। मेरा दिमाग मजीद उलझता जा रहा था। मैं इस बात को कभी भी इतना ना सोचती अगर घर वाले ऐसा मशकूक रवैया ना दिखाते। भाई अपनी जगह शर्मिंदा शर्मिंदा सा नजर आता था। माँ बाप भी सच छुपाने की कोशिश करते थे। अगर कोई बात मुझे परेशान करती थी तो वो मेरी भाभीियों का रवैया था। मेरी भाभीियां रोजाना हंसती मुस्कुराती नजर आती थी। इन्हें जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। वलीमे के 2 दिन बाद दोनों भाभीियों को मेरे भाई ने इनके मैके भेज दिया था, ताकि वो इनसे कुछ दिन अपने घर वालों के साथ रह सके। हालांकि मेरी माँ ने मेरे भाई को मशवरा दिया था कि वो एक बीवी को अपने पास रखे और एक को भेज दे। जब पहली लौट आए तो फिर दूसरी को भेजे, मगर भाई ने इनकार कर दिया। कहने लगा, मैं कुछ थकन महसूस कर रहा हूँ। मैं दोनों के लिए ससुराल में अलग अलग जाने और बीवियों को लाने का काम नहीं कर सकता, इसलिए दोनों को एक साथ जाने दी। मेरे वालिदैन खामोश हो गए। दोनों भाभियां चली गईं। 2-3 दिन तो मेरा भाई सुकून में रहा था। वो बिल्कुल ठीक ठाक था, सुबह को भी ठीक होता था। उसकी तबीयत संभलने लगी। मगर एक रोज तो भाभियों को आना ही था। एक ही दिन दोनों भाभियों को लेने गए। हम पहुंच गए, क्योंकि मेरी दोनों भाभियां एक ही घर में लड़कियां थीं। दोनों चचाजाद बहनें थीं और एक घर में ही रहती थीं।
दोनों को एक साथ मेरे भाई से मोहब्बत हुई थी और दोनों ने अपने घर वालों को शादी के लिए मना लिया था। हम भाभीियों को लेने पहुंचे तो वहां मुझे बातों में पता चला कि वो बचपन से बेहतरीन दोस्तें थी। शायद इसलिए साथ रहने के लिए उन्होंने एक ही लड़के को चुना था। मैं खामोशी से इनके बारे में सुन रही थी जब मेरी भाभी की एक बहन ने कुछ अफसरदगी से बताया कि दरअसल ये 2 नहीं बल्कि 3 बेहतरीन दोस्तें थीं। इनकी तीसरी चचात भी इनकी बेहतरीन दोस्त थी। तीनों एक साथ हॉस्टल में रहती थी, मगर एक रात न जाने क्या हुआ कि तीसरी कज़न को किसी ने ज्यादती का निशाना बनाकर मार डाला था। हॉस्टल से इसकी लाश घर आई थी और आज तक कुछ खबर नहीं हो सकी कि इसके साथ ये जुर्म किसने किया था। मैं हैरान हुई। मैंने इनसे सवाल किया कि वो अकेली ही रहती थी। कहने लगी अकेली तो नहीं होती थी, ये दोनों भी साथ होती थी, मगर ये दोनों कुछ नहीं बता सकी। शायद इस लड़की के साथ ये सब करने वाले ने मेरी दोनों भाभीियों को बेहोश कर दिया था, मगर मैं इस बात पर बहुत हैरान हुई थी। तो तीनों एक जैसी लड़कियां थी और मेरी दोनों भाभीियां तो बहुत खूबसूरत थी। फिर न जाने मुजरिम ने सिर्फ एक के साथ ही गलत क्यों किया था, बाकी दोनों तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। मैं ज़्यादा देर इस बात को सोच नहीं पाई थी। हम वहां से घर आ गए तो मसरूफियत में मेरे दिमाग से वो बातें निकल गईं। मगर मैं भाभीियों को जब भी हंसता मुस्कुराता देखती थी तो यही सोचती थी कि क्या करें। इन्हें अपनी तीसरी कज़न और बेहतरीन दोस्त याद नहीं आती थी। मैंने इन्हें कभी अफसरदा या अपनी कज़न को याद करता हुआ नहीं देखा था। वो दोनों वापस आईं तो अगले रोज फिर से मेरे भाई का वही हाल था। सुबह के वक्त मेरा भाई अलग कमरे में नहायत बुरी हालत में पड़ा हुआ था। इसकी बीवियां अलग कमरे में मजे से नींद करती पूरी और सुबह शाश पेशाट उठ बैठती थी। मेरे वालिदैन मेरे भाई को अक्सर डांटते हुए नजर आते थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि इस सब में मेरे भाई का आखिर कसूर क्या था। वो चुपचाप सर झुकाकर डांट क्यों सुनता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा भाई दोनों लड़कियों से शादियां करके फंस गया था। पर जाने मुझे यकीन था कि मेरे भाई की इस हालत की जिम्मेदार इसकी बीवियां थीं, जिन्हें मेरे भाई की दिन ब दिन बिगड़ती हालत की परवाह ही नहीं थी। अभी मैं इसी तजस्सुस में मुब्तला थी कि अचानक मेरे वालिद ने घर के सिक्योरिटी गार्ड बढ़ा दी और मुझे सख्ती से अपने कमरे में रहने का कहा। रातों को अक्सर मेरे वालदा मेरे साथ सोने लगी थी। वो दोनों मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे। मैं हैरान हुई कि रातों रात अचानक इस एहतियाती और परेशानी की क्या वजह थी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी। फिर न जाने क्यों मेरे वालिदैन मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। मेरी वालदा मुझे भाभीियों के कमरे में जाने से रोकती थी, हालांकि पहले भी मैं ज्यादा नहीं जाती थी। बस कभी किसी बात के लिए या अपनी अम्मी का पैगाम लेकर ही जाती थी भाभीियों को देने के लिए उनके पास कमरों में। मगर फिर अब मुझे पाबंदी लग चुकी थी। मैं इस सारे मामले को समझ नहीं पा रही थी। मगर तब एक रोज मेरे वालिदैन की गुफ्तगू मेरे कानों में पड़ी और मेरे होश उड़ गए। मैं हक्का बक्का रह गई थी। मेरी वालदा बुरी तरह रो रही थी, मगर डॉक्टर ने जो पहले बात बताई इनको, उसने मेरे वालिदैन को फिक्र में मुब्तला कर दिया था। मेरी वालदा हैरत से बार बार डॉक्टर की बात दोहरा रही थी। कहने लगी ये कैसे मुमकिन है। पहली रात हमारे बेटे को ज्यादती का निशाना बनाया गया, जबकि वो लड़कियां बिल्कुल ठीक थी। मैं ऐसा नहीं चाहती कि इन लड़कियों के साथ कुछ गलत हो, मगर मेरे बेटे के साथ ज्यादती करने वाला जो कोई भी था उसे लड़कियां क्यों नजर नहीं आई। मेरी वालदा मेरे वालिद से कहने लगी मुझे शक है इस पे कहीं ना कहीं हमारी बहुओं का हाथ है। मेरे वालिद सर पकड़कर बैठे थे, बोले अपने ही बेटे पर शक करता रहा। मैं तो इसे डांटता रहा कि मैं इस गलत काम में मुलव्वस है वो। मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा इस रात इसकी बीवियां इसके पास होती हैं, इसी रात इसे जाति का निशाना क्यों बनाया जाता है। जब इसकी बीवियां घर पर नहीं रही तो वो बिल्कुल ठीक होता था और वो कुछ बताता क्यों नहीं है, छुपाता क्यों रहा। मुझे तो खुद भी खौफ आ रहा था हमारी जवान बेटी घर पर है, ऐसा ना हो कि मुजरिम उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। हमारा बेटा तो कुछ बता ही नहीं रहा, इसके साथ ये सब कौन कर रहा है। मैं ये सब सुनकर दंग रह गई थी। ये इंकिशाफ मेरी रूह को लर्जा गया था कि मेरे जवान शरीफ भाई के साथ पहली रात किसी ने जबरदस्ती की और उसे ज्यादती का निशाना बनाया था। मेरे लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। अगर मैं अपने वालिदैन की बातें ना सुनती तो कभी यकीन ना करती। औरत के बारे में तो सुना था, मगर मेरे लिए मर्द पर ऐसी क़यामत टूटने का ये पहला तजुर्बा था। मुझे अपने भाई पर तरस आने लगा। मैं भी यही सोचने लगी, अगर कोई मर्द मेरे भाई के साथ ये सब कर रहा था तो फिर इसे लड़कियां क्यों नजर नहीं आती थी। मेरी भाभी बिल्कुल ठीक होती थी, ये मुअम्मा हल ही नहीं हो रहा था। दिन ब दिन घर में एहतियात बढ़ती जा रही थी। मेरा भाई अब ठीक था, मगर वो अपनी बीवियों से शर्मिंदा सा रहने लगा था। मेरी वालदा हर वक्त अपने फैसले पर पछताती रहती थी, कहती कि बहुएं स्याह बख्त हैं, इनके आने पर हमारे बेटे पर वो जुल्म हुआ। दोनों अच्छी लड़कियां नहीं हैं, मुझे अपने बेटे की बात नहीं माननी चाहिए थी। हमारा इकलौता बेटा था, इसकी खुशी की खातिर हमने आंखें बंद करके इसे अंधे कुएं में धकेल दिया। वो इतनी अजियत झेलता रहा, उसकी बीवियों को खबर तक नहीं थी। न जाने वो कौन मुजरिम है जो मेरे बेटे के साथ ये सब करता रहा था। मुझे पता चला कि मेरे वालिद ने
पुलिस के ज़रिए बहुत छानबीन करवाने की कोशिश की थी, मगर मुजरिम का पता नहीं चल रहा था। चंद दिन सुकून से नहीं गुजरे कि मेरी भाभीयों ने एक साथ तलाक का मुतालबा कर दिया। मेरा भाई सदमे से निढाल हो गया तो मेरी माँ जोर देने लगी कि इनको तलाक देकर जान छुड़वाओ। मेरा भाई बहुत गमगीन था, मगर उसने अपनी बीवियों को रोकने की कोशिश नहीं की थी। वो दोनों भाभीयों से बात करने की कोशिश की तो वो दोनों मुझे देखकर बोली, अगर तुम्हें हमारा सच पता चल गया तो तुम भी यही चाहोगी कि हम इस घर में ना रहें, इसलिए हमारा जाना ही बेहतर है। मैं हैरान हुई, जिद करने लगी कि ऐसा क्या सच है। मैं इनसे कभी नफरत नहीं करूंगी, बस मुझे मेरे भाई की खुशी अजीज थी। तब मेरी एक भाभी ने मुझे जो बात बताई, मुझे लगा मेरी रूह परवास कर जाएगी। बोले, तुम्हारे भाई पर वो जुल्म करने वाली हम थी। वो नहीं जान पाया, मगर रात की खामोशी में राजदारी के साथ इन अयाश मर्दों को घर में दाखिल होकर तुम्हारे भाई के कमरे तक ले जाने वाली हम ही थी। हमने पैसा देकर तुम्हारे भाई पर ये जुल्म करवाया था और अब हमारा मकसद पूरा हो चुका है। तुम्हारा भाई अब रातों को सो नहीं पाता, खौफ से रोता रहता है। मैं साकत बैठी रही, इनको बद्दुआएं देने लगी। इतनी जालिम लड़कियां थी, न जाने क्या तस्कीन हासिल करती रहीं ये जुल्म करके। मैं बिलक बिलक कर रो रही थी, वाकई नफरत करने लगी। दिल चाहा धक्के देकर इन्हें घर से निकाल दूं, मगर जिस रोज मेरे भाई ने इन्हें तलाक दी, इस रोज इनके कमरे का मंजर देखकर मैं दम्बा खुद रह गई थी। मेरा भाई इनके कदमों में गिर कर रो रहा था, इनसे माफिया मांग रहा था। मैं पागल हो गई। मेरे वालिदैन भी गुस्से से आ गए। दोनों लड़कियां गर्दन अकड़ाई खड़ी गईं। हमारा गुस्सा करने पर भी पुलिस हमारा बदला पूरा हो गया, अब माफी कभी भी नहीं मिलेगी। तुमने मासूम लड़की को मोहब्बत का झांसा देकर मार दिया। तब उन्होंने बताया कि मेरा भाई इनकी कजन से मिलने छुपकर हॉस्टल जाता था। मेरी भाभियां अपनी कजन की जिद पर मुलाकात की रात इस कमरे से चली जाती थी, मगर एक रात वो इसी कमरे से निकली और सुबह के करीब लौटी तो इनकी कजन ज्यादती का शिकार होकर मरी पड़ी थी। वो दोनों मेरे भाई को जानती थी और उसे ही देखा हुआ था। मेरा भाई इनसे नावाकिफ था। उन्होंने जानबूझकर मोहब्बत का ड्रामा किया और शादी करके हमारे घर आ गई। हमारे भाई को इस जुर्म की सजा दिलवाई और अब तलाक लेकर वो नफरत से मेरे भाई को देखती वहां से चली गई। हम साकत खड़े रह गए थे। मेरा भाई चीख चीख कर रो रहा था, मुझ पर रहम खाओ, मुझे माफ कर दो। मैंने सजा झेल ली, जितना इस लड़की को रुलाया था उससे ज्यादा खुद रोया हूँ। मुझे माफ कर दो, दुआ करो कि मैं मर जाऊं, क्योंकि मैं अब रातों को सो नहीं पाता। वो चीख रहा था और हम बेहिस्सो हरकत खड़े रह गए थे। कुछ जराइम की सजा इंसान दुनिया में ही झेल लेता है।